हेलो दोस्तों, आज हम लोग एफआईआर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एफआईआर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी और डिफेंस की तरफ से भी। आम बोलचाल भाषा में एफआईआर को हर कोई जानता है कि एफआईआर क्या होता है और कौन इसको एफआईआर करवा सकता है, ये भी हर कोई जानता है। लेकिन इसको जब हम डिटेल में देखेंगे तब और भी कई चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता लगेगा, जो नॉर्मल आम लोगों को पता नहीं होता है। तो ये वीडियो ऐसा है कि इसमें और भी कई सीरीज आएंगे एफआईआर से रिलेटेड ही, 2-3 वीडियो और आएंगे। फिलहाल जो है एफआईआर को हम डिटेल में जानेंगे कि एफआईआर एक्चुअल में होता क्या है और इसको कौन कौन लॉन्च कर सकता है और कौन कौन इसमें एफआईआर करवा सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एफआईआर? तो एफआईआर कहीं भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है। एफआईआर एक्चुअल में क्या है कि एक इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट इन टाइम दिया जाता है किसी पुलिस वाले को, ओरल में या रिटन में। पुलिस इंचार्ज को दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में हर एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस इंचार्ज होता है। तो उसको जो है अगर इंफॉर्मेशन दिया जाता है ओरल या राइटिंग में, किस चीज़ का इंफॉर्मेशन? कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं अभी आपको फिर से थोड़ी देर में आगे वीडियो में बताऊंगा। तो एफआईआर क्या होता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ओरल या राइटिंग में पुलिस इंचार्ज को अगर दे तो उसको जो है एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर बेसिकली क्या करता है? इट सेट्स द लॉ इन मोशन बट डज नॉट प्रूव द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो एफआईआर से ही प्रोसीजरल जो है वो स्टार्ट होता है सीआरपीसी का। और इसके आगे जो प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगा, फिर कॉग्निजेंस लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, फिर ट्रायल आता है, फिर जैसे जजमेंट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती हैं? ये एफआईआर से ही स्टार्ट होती हैं। तो एफआईआर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एक तरीके से बेस होता है। इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 154 सीआरपीसी में बनाया जाता है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट ये होता है कि इसको जो है कोई भी पब्लिक देख सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा और पुलिस वाले से कहेगा कि मेरे को इनका एफआईआर दिखा दो, तो वो नहीं दिखाएगा। लेकिन ये है कि अगर इसकी कॉपी, मान लो कोई इन्फॉर्मेंट है जो किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं रखता है ऑफेंस में, खाली बस उस फैक्ट से अवेयर है कि इस आदमी ने इस आदमी को मारा है या इस आदमी ने यहाँ पे क्राइम किया है, तो उसको जो है एफआईआर की कॉपी दी जाती है। सेकेंड पॉइंट जो है इसमें, इट इज़ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन पॉइंट ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए एक प्लेस पे कोई ऑफेंस हुआ, मान लीजिए ए ने बी को जान से मार दिया या जान से मारने की कोशिश की। अब एक कोई तीसरा बंदा है जो सी, जो इन दोनों को ऐसे देख रहा है कि ए ने बी को मारा। तो उस क्राइम स्पॉट पे, मतलब वहां पे आई विटनेस है और उसने क्या किया, ये सारी चीजें देखी और जाके पुलिस स्टेशन में बता दिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगा कि पहली बार जो पुलिस इंचार्ज को ऑफेंस का इंफॉर्मेशन दिया गया, उसी को ही एफआईआर माना जाएगा। मान लीजिए उस ऑफेंस को 15-20 लोगों ने देखा, अब सबने आके एक एक करके बताया, तो जो फर्स्ट वाला जो इंफॉर्मेशन होगा, जो फर्स्ट टाइम जो दिया गया है, वो वाली एफआईआर होगी। बाकी सारे जो है इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड करेंगे और उससे क्या होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगा। दूसरा, एफआईआर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऑफेंस हुआ ही हो। मतलब कोई पर्सन जाके पुलिस स्टेशन में एक अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है
और पुलिस वाले एफआईआर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो उसके बारे में जाके वहाँ पे छानबीन करते हैं। तो एफआईआर क्या होता है, एक तरीके का इंफॉर्मेशन ही होता है, और ज़रूरी नहीं है कि बाद में वो ऑफेंस बने ही बने। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का गलत इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस में जाके, मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ और आपको किसी ने और से जो है आपने किसी और से सुना, तो भी आप जाके वहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एफआईआर लिखवा सकते हैं। मतलब हर्ड विटनेस जो होता है, मतलब दूसरे के द्वारा सुना हुआ जो विटनेस होगा वो भी एफआईआर करा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस को आप गलत जाके बताते हैं किसी आदमी को फंसाने के लिए कि पुलिस वाले उसके खिलाफ एफआईआर लिख लें और उसको परेशान करें, इसमें इन्वॉल्व करें, या दुश्मनी के चलते आप ऐसा करते हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि एफआईआर जो होता है एक बहुत ही मतलब किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाना ये एक रिस्पॉन्सिबल काम है, उसका आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और एक बार आपने एफआईआर लिखवा दिया दूसरे के खिलाफ, तो दूसरा पर्सन जो है इसमें डीपली जो है उसके खिलाफ छानबीन की जाती है, पुलिस के द्वारा उसको मतलब बुलाया जाता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पे आपको एफआईआर गलत आप दे देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो आपके खिलाफ, और ये साबित हो जाता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपके खिलाफ भी ये चीज़ें जा सकती हैं, आपको भी इसमें मिस इन्फॉर्मेशन देने के इसमें बुक किया जा सकता है। तो ऐसे केस में आपके ऊपर सेक्शन 182 ऑफ आईपीसी के अंदर आपको बुक किया जा सकता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। तो सेक्शन 182 में आपको इसमें बुक किया जा सकता है, आपके ऊपर भी केस फाइल हो सकता है। तो आप जो है एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो ध्यान से लिखवाइए, और अगर आप एक बार एफआईआर लिखवाते जाते भी हैं तो पूरे सीआरपीसी के प्रोसीजर में आपको कहीं भी कभी भी आप बुलाया जा सकता है, आपसे जो है पूछताछ की जा सकती है। जब आप ये नहीं सोच सकते कि हमने एफआईआर एक बार लिखवा दिया, वो उसने उसको मारा तो मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पुलिस भी बुला सकती है स्टेटमेंट के लिए, इंक्वायरी के लिए, या अपने इन्वेस्टिगेशन में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या क्या क्या चीज़ें देखी आपने उसको पूछने के लिए, या फिर जो है मजिस्ट्रेट भी अपने कोर्ट में बुला सकता है कि आपने जो है उस टाइम क्या देखा था, अपने ट्रायल में बुला सकता है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में नहीं जाते हैं तो आपके खिलाफ भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, क्योंकि जब कोर्ट का जो प्रोसीजर चलता है उसमें क्या होता है कि आप अगर उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, एज ए विटनेस हो गए हैं या इंफॉर्मेंट हो गए हैं, तो उसमें अगर आपको बार बार बुलाया जा रहा है समन देने के बाद, तो आप नहीं जा रहे हैं, तो उसमें आपके खिलाफ भी बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जा सकता है। क्योंकि आप जो है जुडिशियल सिस्टम को हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आपको उसमें हेल्प करना पड़ेगा एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। तो सेक्शन 2C जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, तो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ही एफआईआर में लिखी जाएगी। तो दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। हालांकि इसका क्लासिफिकेशन और भी तरीके से किया जा सकता है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी किया जा सकता है, लेकिन जो एफआईआर का बेसिक है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके बनाया गया है। तो ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी और अंडर एनी अदर लॉ अरेस्ट विदाउट वारंट। तो जहाँ पे पुलिस वाले बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है। और इसका जो पूरा चार्ट बना हुआ है, शेड्यूल जो फर्स्ट शेड्यूल है सीआरपीसी का, उसमें एक कॉलम में ऑफेंस दिया गया है और उसके आगे कॉलम में ये दिया गया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। तो
बेसिकली ऐसा होता है कि अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ये थोड़े से हीनियस होते हैं, थोड़े से इनका ग्रेविटी ज़्यादा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जनरली 7 साल से ऊपर तक की सज़ा रखने वाले जो होते हैं ऑफेंस, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाए जाते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग रख सकते हैं मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और अननेचुरल ऑफेंसेस। ये सारे जो ऑफेंसेस होते हैं इनको हम लोग, या ग्रीवियस हर्ट, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस में रख सकते हैं। एफआईआर के इसेंशियल्स क्या होते हैं? इट मस्ट फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो पहला इंफॉर्मेशन दिया जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो पुलिस इंचार्ज, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को दिया गया, वही एफआईआर होता है। कई बार क्या होता है कि जो आपस में पार्टियां हैं, आपस में झगड़ा कर लिए, ए और बी में आपस में झगड़ा हो गया, ए जो है गया एफआईआर लिखवा दिया, तो एफआईआर में जो है उसका लिखा गया। अब बी ने कहा कि मेरे को भी इसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, ए के खिलाफ, तो उसका जो है एफआईआर वो क्रॉस एफआईआर कहलाएगा। मतलब ए ने जो एफआईआर कराया उसके अपोजिट में अगर बी भी एफआईआर करवाता है तो वो एक क्रॉस एफआईआर होता है, उसको एक ही साथ ही पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इट मस्ट फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दिया गया, और ये जरूरी नहीं है कि ओरली मतलब पुलिस स्टेशन में जाकर ही दिया जाए। अगर आप फोन पर भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको भी जो है एफआईआर में ट्रीट किया जाता है। अब एफआईआर जो है इट मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड बेस्ड ऑन टेंजिबल फैक्ट टू डिस्क्लोज ऑफेंस। तो एफआईआर का जो फैक्ट है, जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा मन गढ़ंत बना के जो है कहीं बता दिया कि यहाँ यहाँ पे हुआ है, तो वो एफआईआर जो है वहाँ पे नहीं होगा। वो कॉग्निजेबल होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मिलना चाहिए। तो सोमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कहा गया कि आई विटनेस होना जरूरी नहीं है। मतलब आप इंफॉर्मेंट बन सकते हैं हियर से वाले भी, मतलब आपने किसी और पर्सन से सुना कि ए ने बी को मार दिया और आप जाके उसको पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं, तो वो भी एक एफआईआर में जो है लिखाया जा सकता है। इस केस में भी लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र क्या कहता है? एफआईआर इज नॉट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फैक्ट्स एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ क्राइम नीड नॉट टू बी मेंशन। मतलब सारे फैक्ट्स होने उसमें जरूरी नहीं है, ये है कि कुछ कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हु कैन लॉज एफआईआर। तो एफआईआर को जो है लॉज किया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा। एनी पर्सन हु इज अवेयर ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस कैन बी इन्फॉर्मेंट। जो भी उस फैक्ट्स और सर्कमस्टांस ऑफेंस के बारे में जानता है, अवेयर है, तो वो इन्फॉर्मेंट हो सकता है। वो अपना इन्फॉर्मेशन जाके एसएचओ को दे सकता है। एसएचओ के द्वारा खुद ही एफआईआर लिखवाया जा सकता है, जहां पे वो खुद इन्फॉर्मेंट बन सकता है, खुद कंप्लेनेंट बन सकता है। तो अगर एसएचओ के पास कोई ऐसी नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है, तो वो खुद एफआईआर लिख सकता है। मजिस्ट्रेट जो है अंडर 156 क्लॉज 3 में ऑर्डर दे सकता है एफआईआर का। बाय द कंप्लेनेंट हु इज अग्रीव्ड पर्सन और समबडी ऑन हिज बिहाफ। मान लीजिए आपस में लड़ाई हुई और आप खुद जाके एफआईआर लिखवा सकते हैं। अक्यूज भी एफआईआर लिखवा सकता है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन डेथ बेड पे है, डाइंग डिक्लेरेशन में, मतलब जो मरने वाले के जो आखिरी शब्द होते हैं वो भी वो एक तरीके से एविडेंस में रेलिवेंट माने जाते हैं सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस में। और वहां से भी अगर वो पता लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है या कॉग्निजेबल उस पर्सन के साथ हुआ है या किसी पर्सन ने किया है, तो वो भी जो है एफआईआर में काउंट किया जाएगा। तो एफआईआर जो है ये कोई भी पर्सन लिखवा सकता है, एसएचओ लिखवा सकता है, मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन पे हो सकता है,
कोई भी कंप्लेनेंट जो प्रभावित हो ऑफेंस से वो करवा सकता है, अक्यूज जो है वो करवा सकता है, और डाइंग डिक्लेरेशन के बिहाफ पर भी एफआईआर किया जा सकता है। अब हम इसमें जो है ये देखेंगे आगे कि एफआईआर, जैसे आप पुलिस स्टेशन पहुंचे और आपने जो है पुलिस इंचार्ज को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, सारी चीज़ें हैं, तो क्या पुलिस को उसी टाइम ही एफआईआर लिख लेना चाहिए या फिर उसको जाके वहाँ पे ऑन द स्पॉट जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या एक्चुअल में ऑफेंस हुआ है कि नहीं, उसके बाद एफआईआर लिखना चाहिए? ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजफुल होगा। और ये चीज़ें जो हैं आम लोगों को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का जो कानून है उसको आपको जानना ही चाहिए। आप अगर इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। हम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी कानून से अनभिज्ञ हैं, कोई चीज़ आपको नहीं पता है, लेकिन वो देश का कानून है, तो उस बिहाफ पे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको कानून के बारे में जानना ही चाहिए, जानना ही जो है पड़ेगा। तो आप ये सब चीज़ें जानिए और खुद भी पढ़ सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन खुद भी इन सब किताबों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।